नमस्कार, स्वागत है बायजूस क्लासेस में आप सबका। हम एक बार फिर प्रस्तुत हैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए एक अनोखी यात्रा पर, जो अनेक महाद्वीपों में ले जाएगी। आपको सर्वेक्षण करेंगे उस साप्ताहिक घटनाक्रम का जो प्रभावित करेगा हमारे राष्ट्रहित को और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरणों को। इस सर्वेक्षण को तैयार किया गया है ख़ास तौर से सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रत्याशियों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए। पिछले सप्ताह एक अप्रत्याशित और दिलचस्प घटना जो घटी वह साइबेरिया के खबरोस्क नगर में थी, जिस नगर की आबादी कुल लगभग 5 लाख के आसपास है, शायद थोड़ा इससे ऊपर है। और वहाँ आंदोलनकारी प्रदर्शन के लिए उतर आए सड़कों पर, जिनकी संख्या 30 से 40 हज़ार आंकी गई। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा प्रदर्शन ये था। और दूसरी दिलचस्प बात जो उस प्रदर्शन के बारे में थी, ये प्रदर्शन कर रहे थे अपने राज्यपाल गवर्नर की गिरफ्तारी के विरुद्ध, जो बेहद लोकप्रिय हैं, जिनका नाम है सेर्गेई फुर्गल, और जिन पर आरोप यह था कि आज से 15 वर्ष पहले जब वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे और एक लोहा लक्कड़ बेचने वाले व्यापारी थे, तो उन्होंने अपने 2 प्रतिद्वंदियों की हत्या की थी या करवाई थी। और इस पुराने मुकदमे को खोला गया है और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके समर्थकों के आंखों के सामने उनकी एसयूवी से उन्हें उतारा, हथकड़ियाँ पहनाई और फौरन पलक झपकते उड़ाकर ले गए मॉस्को। जो कई सवाल सामने उठते हैं वो अब ये हैं कि क्या ज़रूरत थी इस 15 साल पुराने मुकदमे को खोलने की दोबारा। और ऐसा नहीं है कि जो सेर्गेई फुर्गल गवर्नर थे इस प्रदेश के, वो लोकप्रिय नहीं थे। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो गवर्नर थे उनकी बहुत खर्चनशीनी पर अंकुश लगाया था। एक जो उनकी विलासिता की नाव थी, यॉट था, उसको बेच दिया था ताकि सरकारी खजाने में कुछ धनराशि आए। उन्होंने अपनी तनख्वाह में कटौती स्वीकार की थी और अनेक ऐसी नीतियों को लागू किया था जिनका फ़ायदा आम आदमी को हुआ था। तो अब लोगों के मन में ये शक उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें दंडित सिर्फ इसलिए किया गया और सार्वजनिक रूप से दंडित इस समय इसलिए किया गया कि यही वह प्रदेश है जहां जब पुतिन ने संविधान में संशोधन प्रस्तावित किए तो उनको सबसे कम समर्थन मिला था, उन्हें खारिज कर दिया गया था। और इस पूरे प्रदेश में जो प्राकृतिक संपदा से संपन्न है और समृद्ध है, पुतिन विरोध, मॉस्को विरोध का स्वर अक्सर मुखर होता रहता है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि पुतिन जो अब 70 की दहलीज पर खड़े हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते किसी भी ऐसे युवा तेजस्वी राजनेता का सामने उभरना जो आगे चलकर सुदूर भविष्य में भी उनके लिए चुनौती बन सकता है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो सेर्गेई फुर्गल थे वो पुतिन के विरोधी नहीं कहे जा सकते हैं, कि पिछली बार भी उन्हें एक डमी कैंडिडेट के रूप में उतारा गया था यहाँ से, मगर यहाँ की जनता ने जो भारी बहुमत देकर हराया यूनाइटेड रशिया पार्टी के प्रत्याशी को, तो ये स्वयं यहाँ के गवर्नर बन गए। इसके पहले मॉस्को की संसद के सदस्य रह चुके हैं, ये स्थानीय विधायिका के सदस्य रह चुके हैं और कार्यकुशल करिश्माई व्यक्तित्व के धनी माने जाते रहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि पुतिन शायद इस प्रदर्शन से ये दिखाना चाहते हैं कि वो उनकी स्थिति अब इतनी मजबूत है कि कहीं कभार यदि कोई उनके खिलाफ विरोध प्रकट करता है तो वो उसको ये मौका भी देते हैं ताकि कहीं ना कहीं उनकी जनतांत्रिक छवि भी पुष्ट हो। अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनका असली रवैया या रुख अपने प्रतिपक्षियों, आलोचकों के प्रति क्या रहता है। तब तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पुतिन के रूस को पिछले सप्ताह एक और आरोप का सामना करना पड़ा। ये आरोप असमंजस में डालने वाला था, पुतिन के लिए उतना नहीं जितना उन राजनेताओं के लिए जिनके नाम इस षड्यंत्र में या साजिश में जुड़े हुए थे। ब्रिटेन में लगभग 18 महीने से एक ऐसी गुप्त रिपोर्ट के बारे में बातचीत चल रही है जिसके बारे में MI6 के एक खुफिया अधिकारी ने कहा था कि बोरिस जॉनसन की मदद की थी रूस ने ब्रेक्सिट के वोट को प्रभावित करते हुए, और इस प्रकारांतर से जीतकर प्रधानमंत्री बनने में, अपनी स्थिति को पुष्ट करने में उनकी मदद की गई। इसी तरह के आरोप पुतिन के रूस पर तब भी लगाए गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, कि कैसे पुतिन ने हिलरी क्लिंटन के खिलाफ उनकी ईमेल का खुलासा कर दिया था, उनके पक्ष में लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। और
इसके कारण इतना आभारी ट्रंप पुतिन के हैं कि आज तक उनकी अंगूठी के नीचे दबे रहते हैं और वास्तव में उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने में वो आज तक सक्रिय या सफल नहीं हो सके हैं। अब यदि इसी तरह के आरोप आज ब्रिटेन पर लगाए जा रहे हैं तो जाहिर है रूस तो उसको नकारेगा ही। उनका कहना है उनकी कोई इच्छा, कोई दिलचस्पी ऐसा करने की नहीं है। मगर जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं वो निश्चित रूप से चिंतित करने वाले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यदि ब्रेक्सिट के मतदान को जनमत संग्रह को न भी प्रभावित किया हो रूस ने, तो जो अपनी स्वाधीनता को लेकर जनमत संग्रह स्कॉटलैंड में हुआ था उसे प्रभावित किया है। और इसके साथ साथ ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि कभी रूस तो कभी चीन घुसपैठ कर रहे हैं साइबर हथियारों के जरिए, कंप्यूटरों को हैक करके उस वैक्सीन का भेद पता लगाने के लिए जिसकी तलाश में अमेरिका और यूरोप की प्रयोगशालाएं लगी हुई हैं। यदि ऐसा होता है तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि पुतिन सारे संसार को यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो कुछ खुफिया वार वो अमेरिका पर या ब्रिटेन पर कर रहे हैं वो छुपाकर इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि जहां उनका मन चलेगा वो सीधा सैनिक हस्तक्षेप करेंगे क्राइमिया जैसी जगह में, या अपने भाड़े के सैनिक भेजेंगे लीबिया जैसी जगह में, या एक पक्ष या दूसरे पक्ष का साथ देंगे गृह युद्ध में जैसा वो मध्य पूर्व में कर रहे हैं। मगर यदि इस हथियार का प्रयोग भी वह करते हैं तो शायद पश्चिम का कोई भी देश ऐसा नहीं जो अपने को आने वाले दिनों में पुतिन के रूस से या शी के चीन से निरापद समझ सके। हाल के कुछ दिनों में खाड़ी देश, अमीरात के देश, खासकर अबू धाबी राजनयिक मंच पर असाधारण रूप से सक्रिय रहे हैं। और इसी का एक उदाहरण देखने को मिला हमें पिछले सप्ताह, जब अबू धाबी ने मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए एक रॉकेट यान का प्रक्षेपण किया। इस रॉकेट यान का निर्माण किया गया था अमेरिका में कुछ वहाँ की प्रयोगशालाओं के सहयोग से और अंतरिक्ष के क्षेत्र में व्यस्त रहने वाले उद्योग धंधों से, और कुछ शोध पे सहकारिता दी थी जो यहाँ परीक्षण प्रयोगशालाएँ बनाई गई हैं अबू धाबी में उनके द्वारा। इस रॉकेट की लागत लगभग 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर आई थी और इसे भेजा गया था अंतरिक्ष में जापान से। अब यहाँ कुछ बातें सोचने लायक हैं कि पिछले कुछ दिनों में अंतरिक्ष अन्वेषण में विशेष दिलचस्पी अबू धाबी दिखला रहा है। आखिर क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि वह अपने को उस भविष्य के लिए तैयार कर रहा है जब तेल की नैसर्गिक संपदा समाप्त हो जाएगी और उसे अपने आर्थिक विकास के लिए, अपनी जीवन यापन की शैली को इसी स्तर पर रखने के लिए कुछ और विकल्प तलाश करने पड़ेंगे, जिनमें शिक्षा हो सकती है, वैज्ञानिक शोध हो सकता है। कुछ और लोगों का यह भी मानना है कि कहीं न कहीं इसका कहीं एक सामरिक मकसद भी है, क्योंकि जिस तरह की अस्थिरता पश्चिम एशिया में, खाड़ी देशों में या उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के छोर में देखने को मिल रही है, उसका प्रभाव कहीं न कहीं तेल की मौजूदा राजनीति पर पड़ रहा है। हाल ही में ईरान ने जो लंबा दीर्घकालीन समझौता किया है चीन के साथ, जिसमें हथियारों आयुधों का निर्माण दोनों मिलकर साथ साथ करेंगे, दोनों के सामरिक हितों का सामंजस्य होगा, तो शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरब और खाड़ी देशों के बीच एक प्रतिद्वंदिता और संघर्ष तो चलता ही रहा है। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं और ईरान को अपना शत्रु या प्रतिद्वंदी समझते रहे हैं। ईरान द्वारा समर्थित बागियों ने सऊदी अरब के तेल संयंत्रों को अपना निशाना बनाया है चालक रहित विमानों के साथ, और कहीं न कहीं अमीरात को एक दूरी बनानी पड़ी है अपने अग्रज सऊदी अरब के साथ अपने राजनयिक क्रियाकलाप में। कुछ लोगों का ये भी मानना है चूँकि ईरान के पास परमाणविक अस्त्रों के विकास की एक आशंका इनके मन में है और अब शायद चीन के साथ सहकार के बाद रॉकेट भी उसको सुलभ हो जाएंगे, तो जो रॉकेट अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को भेजता है, जो नक्शे बनाने में मदद कर सकता है, जो संचार साधनों में सहायक होता है और जो मौसम की भविष्यवाणियाँ कर सकता है, वही शत्रु के ठिकाने तक हथियार भी, आयुध भी पहुँचा सकता है। तो कहीं न कहीं ये दोहरी उपयोगिता वाली जो टेक्नोलॉजी होती है रॉकेट की, उसको हासिल करने की कोशिश भी खाड़ी देश और सऊदी अरब कर रहे हों। ये बिल्कुल संयोग नहीं समझा जा सकता है कि हाल ही में सऊदी अरब के युवराज ने घोषणा की कि वो परमाणविक संयंत्रों से ऊर्जा उत्पादन की कोशिश करेंगे और निकट भविष्य में अपने देश को जो तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है संसार में, मुक्त कर सकेंगे तेल पर निर्भरता से। अब यहाँ एक सवाल जो सोचने लायक बनता है कि कैसे भारत ने, जिसके संबंध बहुत घनिष्ठ और आत्मीय हैं, निरंतर मजबूत होते रहे हैं, हाल के दिनों में इस अवसर को गंवा दिया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल में यह सुझाव दिया था कि भारत के पास यह अंतरिक्ष अन्वेषण की टेक्नोलॉजी है। उस यूरोप के अनेक संपन्न, समृद्ध, ताकतवर देशों के उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजा है,
तो और उसने अपने पड़ोसियों से दक्षिण एशिया में कहा था, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ मित्र देशों से कहा था कि जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको सहयोग और सहकार दे सकते हैं अंतरिक्ष अन्वेषण में। तो क्यों भारत ने यह अवसर चूका, इसके बारे में शायद हमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और क्यों हमने यह अवसर एक बार फिर अमेरिका और जापान को दिया कि वो उस क्षेत्र में अपनी कोमल शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। और कोमल शक्ति तो क्या कहिए, रॉकेट की जो टेक्नोलॉजी है वो लगभग सामरिक महत्व की है, उसका उपयोग हो सके। निश्चित ही आने वाले दिनों में इस घटनाक्रम को सतर्क से देखने की ज़रूरत होगी। चीन की जो लगातार मुठभेड़ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ चली आ रही है वो पिछले हफ्ते भी लगातार जारी रही, बल्कि चीनी नेताओं के तेवर थोड़ा ज़्यादा ही गर्म नजर आए। इसका एक उदाहरण था टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर लगाए गए प्रतिबंध, जिनके बारे में संदेह यह है कि ये एक सरकारी कंपनी है, चीनी कंपनी है, उनके नियंत्रण में काम करती है और इसमें कुछ उपकरण ऐसे हैं जो भी सरकार इसका उपयोग करती है, जो भी टेलीकॉम कंपनी इनका उपयोग करती है, उनके सारे खुफिया जानकारी को वो बड़ी तेज़ी से चीन तक पहुँचा सकती है। ये संदेह में पहले अमेरिका ने इसको रोका, मगर बाद में यूरोप के देशों ने कहा कि उनके लिए एकाएक ऐसा करना संभव नहीं होगा कि पिछले वर्षों में उन्होंने हुआई कंपनी के संयंत्र अपनी संचार अभियोजनाओं में जितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए हैं वो कई बिलियन स्टर्लिंग पाउंड्स या कई बिलियन यूरोज के बाद भी कई वर्ष लगेंगे उनको स्थानांतरित करने में। मगर जब ट्रंप ने दबाव डाला तो बोरिस जॉनसन को ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि ब्रिटेन की कंपनियां भी हुआवे का प्रयोग नहीं करेंगी। ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनियों ने काफ़ी दबाव अपने प्रधानमंत्री पर डाला कि ऐसा करने से बहुत बड़ा नुकसान होगा, ब्रिटेन में जो आर्थिक मंदी चल रही है वो और ख़राब हो जाएगी। मगर ट्रंप के सामने उनकी एक न चली और उन्हें झुकना पड़ा। अब यहाँ रोचक बात यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि जॉनसन समेत बहुत लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यदि ट्रंप अपना चुनाव हारते हैं अमेरिका में तो चीन के साथ मुठभेड़ वाले तेवर उनके उत्तराधिकारी के नहीं होंगे। और इस भविष्य की कल्पना करते हुए ब्रिटेन ने पर्दे के पीछे से परोक्ष रूप से फुसफुसाते हुए चीनियों को यह संकेत और संदेश भी दिया है कि ये सिर्फ ट्रंप के दबाव में उनको करना पड़ रहा है, हालात सुधरते ही चीनी कंपनियों के साथ फिर व्यापार पूर्ववत हो सकता है। ऐसा ब्रिटेन ने पहले भी किया है, कनाडा ने भी किया है, जब उन्होंने हथियारों का व्यापार किया है ऐसे देशों के साथ जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते थे। मगर जो चीन के राजदूत ब्रिटेन में हैं उनका जब एक साक्षात्कार वहाँ के टेलीविज़न पर दर्शाया गया और उनको कुछ वो चित्र दिखाए गए जो हांगकांग से भी ज़्यादा विभत्स और विचलित करने वाले थे, जहाँ सिंकियांग प्रांत के वीगुर मुसलमानों को उनका सर उस तरह से छील कर बिल्कुल नंगा किया जा रहा था, उनको बलपूर्वक उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उसमें बेड़ी पहने हुए हथकड़ी पहने हुए युवक और अधेड़ दर्शाए जा रहे थे, उन्हें धकेल धकेल कर रेलगाड़ियों में बिठाया जा रहा था, उनको ऐसे कारखानों में काम करता दिखाया जा रहा था जहाँ एक तरह से उनका शोषण उत्पीड़न एक बधुआ मजदूर के रूप में हो रहा था। और जो कुछ आक्षेप आरोप चीन पर लगाए गए हैं वो सिर्फ न केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन के हैं, वो इस बात के भी हैं कि वंशनाश की नीति अपनाकर जो ये मुसलमान हैं उनको समाप्त कर रहे हैं और उनके दिमाग को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये आरोप चीनी राजदूत को सामने प्रकट किए गए तो उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा कि देखिए ये एक नज़रिए का अंतर है। जिनको आप ये कह रहे हैं कि वो हम उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनका दिमाग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वास्तव में वो ख़तरनाक खूंखार आतंकवादी हैं जो कट्टरपंथी इस्लामी जिहादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, जिन्होंने कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है। और चीन अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनको नियंत्रण में रख रहा है। और ऐसे ख़तरनाक अपराधियों को हर देश कहीं ना कहीं कारावास में रखता है और अपने हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उन पर हथकड़ियाँ बेड़ियाँ आदि लगाता है। रही बात वंशनाश की तो इससे वो साफ मुकर गए, मगर फिर भी उन्होंने ये बात स्वीकार की हो सकता है कि एक आध उदाहरण ऐसा हो जहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, जहाँ शायद किसी नागरिक के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन हुआ हो। मगर साथ ही वो ये जोड़ना नहीं भूले ऐसा तो हर देश में होता है। अब मज़ेदार बात यह है, विडंबना यह है कि इस समय जितना
नस्लवाद को लेकर, जातिवाद को लेकर, रंगभेद को लेकर, मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर, युद्ध अपराधों को लेकर अमेरिका खुद कटघरे में खड़ा है, यूरोप के उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी देश कटघरे में खड़े हैं। वो हांगकांग हो या सिंकियांग प्रदेश के उइगर मुसलमान चीन को घेरने में असमर्थ हैं। और चीन काफ़ी डटा हुआ है अपने आक्रामक तेवरों के साथ। वो ये भी जानता है कि अंततः अपने आर्थिक हितों की कुर्बानी न जर्मनी का डॉयचे टेलीकॉम करने वाला है, न ब्रिटिश टेलीकॉम करने वाला है। और जो कंपनियां हुआवे कंपनी का मुकाबला कर सकती हैं, वो स्वीडन की एरिक्सन हो या नोकिया कंपनी हो, वो कम से कम एक नहीं तो 2-3 कदम हुआवे से पीछे हैं। और जो कोरिया में कंपनियां काम कर रही हैं, जो जापान में कंपनियां काम कर रही हैं, वो भी उनको अंग्रेज़ी मुहावरे में यदि कहें तो उतनी कटिंग एज नहीं है जितनी हुआवे कंपनी है। और उनको अपनी जगह बनाने में पश्चिमी यूरोप में और अमेरिका में अभी समय लगेगा। और अगर समय लगेगा तो तब तक 5G का लाभ अमेरिका और यूरोप नहीं उठा पाएंगे और उनकी अर्थव्यवस्था भी इसका लाभ नहीं उठा पाएगी। इसलिए कहीं न कहीं इन सब की गर्दन चीनी एक टेलीकॉम कंपनी के शिकंजे में फ़िलहाल कसी हुई है। याद रहे कि इसी कंपनी के CEO की पुत्री को गिरफ्तार करने के कारण कनाडा भी चीन के निशाने पर आया है। ऐसा जान पड़ता है कि अमेरिका आदी हो गया है इस बात का कि एक संकट से उभरते उभरते, बचते संभलते वो दूसरे संकट में फंस जाता है। ठोकर खाकर गिरने से पहले वो लड़खड़ाता है और इसके पहले लोग आश्वस्त हों वो दूसरी ठोकर खा लेता है। पिछले हफ्ते ऐसी एक घटना हुई जिसने सारे संसार को चिंता में डाल दिया। सबसे पहले तो जो संकट था, इससे चिंतातुर हुए अमेरिका के नागरिक स्वयं। ओरेगोन राज्य में पोर्टलैंड नामक नगर में राष्ट्रपति ट्रंप ने तैनात करवाए राष्ट्रीय ससैनिक दस्ते। अब ये अमेरिका का जो संविधान है उसमें जो वहाँ के राज्य हैं वो संघीय व्यवस्था में अपनी स्वायत्तता को, अपनी स्वाधीनता को बहुत चौकसी से, सतर्कता से सुरक्षित रखते हैं। उनका मानना है कि शांति और सुव्यवस्था, पुलिस व्यवस्था उनका आंतरिक विषय है। केंद्र सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप सामान्य दिनों में नहीं डाल सकती है। मगर राष्ट्रपति ट्रंप का ये मानना है कि सामान्य दिन नहीं है, ये आपातकाल है। और राष्ट्रपति ट्रंप का ये मानना है कि जो भी उनके प्रतिपक्षी विपक्षी हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हों, नेता हों या वो राज्य हों जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के या तो दल शासन कर रहा है या जहां से उनको लगता है कि उनको मत मिलने वाले नहीं हैं, वो उन राज्यों को किसी न किसी प्रकार असंतुलित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो राज्य दुर्बल हैं, जिन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि वो अमेरिकी मूल्यों की रक्षा करने में असमर्थ हैं, वो अमेरिका में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ हैं। और उनका प्रिय मुहावरा है, जो उनका विपक्षी होता है उसे वो उग्र वामपंथी कहते हैं, उसे अराजक तत्व कहते हैं, उसे अतिक्रांतिकारी कहते हैं, उसे आतंकवादी घोषित करने में देर नहीं लगाते। दिलचस्प बात यह है कि इस राज्य के राज्यपाल ने, उस शहर के मेयर ने और राज्य के अटॉर्नी जनरल ने मुकदमे दायर किए हैं राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के खिलाफ कि कैसे वो संविधान का उल्लंघन कर बिना इन राज्यों की अनुमति और आमंत्रण के इन ससैनिक दस्तों को वहाँ तैनात कर सकते हैं। जो सबसे भयावह बात और आशंका पैदा करने वाली बात है वो ये है कि जो यह ससैनिक दस्ते तैनात किए गए थे ओरेगोन राज्य में पोर्टलैंड शहर में, उन्होंने अपनी वर्दियाँ तो पहन रखी थी फौजियों की सी, मगर उनमें कहीं भी कोई नाम पट्टियाँ नहीं लगी हुई थी, कहीं पद का उल्लेख करने वाले कोई चिन्ह नहीं लगे हुए थे, कोई पहचान नहीं हो सकती थी कि कौन आदमी किसे गिरफ्तार कर रहा है और क्यों कर रहा है। और कहा यह जाता है कि जो ये राष्ट्रीय ससैनिक दस्ते केंद्र ने भेजे थे वो कस्टम और बॉर्डर पेट्रोल के लोग थे, जिनके बारे में लोगों का कहना है कि ये सरकारी ससैनिक दल तो है मगर इसके कर्मचारी और इसके उच्च पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से बहुत कट्टर समर्थक हैं राष्ट्रपति ट्रंप के। और जो अमेरिका के नागरिक हैं उनको आपत्ति इस बात की भी है कि ये एक ऐसा ससैनिक दस्ता है जिसको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, जिसकी कोई संवेदनशीलता शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के बारे में नहीं है। इनको तैयार किया जाता है सीमा पर तस्करों को रोकने के लिए, संगठित अपराधियों को रोकने के लिए, देह व्यापारियों को रोकने के लिए, मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए। इनको ऐसे तैनात करना एक तरह से फांसीवाद का उभरना ही नजर आ रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि जो दुर्बल राज्य हैं, जिन्होंने अमेरिकी मूल्यों की रक्षा में अपने को असमर्थ साबित किया है, और वो क्या अमेरिकी मूल्य हैं? अमेरिका दोफाड़ा जिस बारे में है कि दास प्रथा के उन्मूलन में जो अमेरिकी जननायक असफल रहे थे, उनकी मूर्तियाँ अब
सुरक्षित न समझी जाएं। और जो लोग निंदनीय हैं, जिन्होंने समर्थन किया था अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान दास प्रथा का, उनके स्मारक आज भी बरकरार रखने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो लोग उन मूर्तियों को कलंकित कर रहे हैं, उनको उखाड़ फेंक रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए एक पक्षधर के रूप में ट्रंप ने गोरों की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए, उनका रहनुमा अपने को प्रमाणित करने के लिए यह सब सारी पेशकश की गई है। और जब उनसे कहा गया कि जो वो कर रहे हैं वो अमेरिकी संविधान का उल्लंघन है, तो उन्होंने कहा देखिए अमेरिकी संविधान मुझे क्या करने की ताकत देता है ये मुझे पता है, और मैं इसको सिर्फ ओरेगॉन राज्य तक सीमित नहीं रखूँगा। उन्होंने ये भी उल्लेख किया जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं ऐसा करूँगा। उन्होंने शिकागो का भी नाम इस संदर्भ में लिया। अब जो नागरिक आहत हुए हैं, जिनके विरुद्ध बल प्रयोग किया गया है इन सैनिक दोस्तों ने, उनका मानना है तो वो तो यही नहीं जानते कि ये स्वयंभू खुदाई खिदमतगार तरीके के लोग थे या वास्तव में सरकारी सैनिक या सैनिक दस्ते के सदस्य थे। इस सब से राष्ट्रपति को कोई लेना देना नहीं। यह बात अपने आप में काफ़ी डरावनी थी, मगर जिस बात ने और भी बड़ी गहरी आशंकाओं को जन्म दिया है वो राष्ट्रपति ट्रंप का एक टेलीविज़न को दिया साक्षात्कार था, फॉक्स न्यूज़ को, जिसमें उन्होंने कुछ बड़ी विचित्र बातें कही। कुछ लोगों का मानना है कि ये बहुत ही फूहड़ मजाकिया उनकी पारंपरिक शैली का साक्षात्कार था, मगर कुछ लोगों का कहना है कि इसमें उन्होंने कुछ बहुत चिंताजनक संकेत भी दिए हैं। जब साक्षात्कार करने वाले ने उनसे पूछा कि क्या आप नवंबर में जब चुनाव होंगे तो उसके जो नतीजे आएंगे उनको शिरोधार्य करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं देखूंगा कि मैं उस वक्त क्या करता हूँ। फिर जब उनसे कुछ और सवाल पूछे गए कोरोना से लड़ने में उनके प्रशासन की असमर्थता के बारे में, उनके प्रशासन की विफलताओं के बारे में, तो उन्होंने फिर बहुत उसको ठुकराते नकारते हुए कहा कि आप यकीन करिए ये सब मेरे खिलाफ दुष्प्रचार है, ये सब फेक न्यूज़ है, इस पर आप विश्वास न करें। उन्होंने अपने किसी सहयोगी से कहा लाओ मुझे वो दस्तावेज दिखाओ जिससे प्रमाणित होता है कि हमारे यहाँ मरने वालों की संख्या कोरोना से कितनी तेज़ी से घट रही है। फिर उन्होंने साक्षात करने वाले से कहा कि देखो तुम मुझ पर विश्वास रखो, एक दिन निश्चय ही निकट भविष्य में ये वायरस अपने आप अदृश्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक ओर तो ट्रंप की जो पकड़ है यथार्थ से, उससे बहुत दूरी उनकी है और वो किस फंतासी के संसार में जीवन यापन कर रहे हैं, ये चिंता का विषय इस इंटरव्यू से सामने आया। और फिर ये आशंका भी प्रकट हुई कि यदि ये तानाशाही मिजाज का व्यक्ति संविधान में भीतरघात कर रहा है, कहीं केंद्रीय सैनिक दस्तों को तैनात कर राज्यों की इच्छा के विपरीत अपने सारे विपक्षियों को आतंकवादी और उग्रवामपंथी करार दे रहा है और उन मूल्यों के साथ अपने को खड़ा कर रहा है जिसके साथ कम से कम आधी से अधिक जनता अमेरिका की नहीं है, तो क्या वो कहीं बिल्कुल जुआरी की तरह आखिरी दांव पर अपना सर्वस्व तो नहीं लगा रहा है कि अपने को गोरों की सर्वोच्च श्रेष्ठता का प्रमाण बताए, अमेरिकी मूल्यों का प्रमाण बताए, अमेरिका के हितों का सबसे बड़ा संरक्षक बतलाए, अपने को ताकतवर बतलाए। मगर कहीं ना कहीं जो लगातार झूठ बोलने का रिकॉर्ड खाता है राष्ट्रपति ट्रंप का, उसको देखते हुए ये भी लगता है कि भीतर ही भीतर वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं। कुछ लोगों ने यह आरोप भी लगाया है कि एक और तो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा राष्ट्रपति हूँ जिसने बड़ी कड़ाई से चीन का मुकाबला किया है, दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है वो भीतर ही भीतर यह संदेश भी चीन को देते रहे हैं कि यदि वो कुछ उनके किसानों से सामान खरीद ले, चारा, अनाज आदि, तो उसकी एवज में वो चीन के साथ जो वाणिज्य युद्ध चल रहा है उसको थोड़ा नरम कर लेंगे और चीन के साथ व्यापार शायद सामान्य करने की दिशा में बढ़ाया जा सकेगा। तो सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं चुनावों की, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी और संकट की जो ट्रंप अनायास पैदा कर सकते हैं। मगर कुल मिलाकर ये घटनाक्रम भले ही अमेरिकी राजनीति की आंतरिक समस्याओं से जुड़ा हो, इसका प्रभाव अनिवार्यतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ेगा और कहीं न कहीं दुनिया के हर देश का हित इससे प्रभावित होगा। पिछले सप्ताह की एक और उल्लेखनीय घटना थी यूरोपीय समुदाय का शिखर सम्मेलन। यूँ तो पिछले महीनों में शिखर सम्मेलन पहले भी हुए हैं, मगर ये शिखर सम्मेलन डिजिटल दुनिया में हुए हैं, वर्चुअल स्पेस में हुए हैं। और इस बार पहली बार ये था कि जो चोटी के नेता थे वो सशरीर बेल्जियम में ब्रसेल्स में उपस्थित हुए थे। उन्होंने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी, हाथ नहीं मिलाए, कोहनियाँ आपस में टकराई, हंसी मजाक का थोड़ा माहौल रहा, मगर शीघ्र ही तनाव झलकने लगा। वो तनाव इसलिए
झलक रहा था कि जो लगभग 750 मिलियन यूरोज का बजट चाहती थी एंजेला मार्केल बाजार से उगाया जाए और सहायता में उन देशों को दिया जाए जो कोरोना की चपेट में हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत जर्जर है, जिनको तत्काल इस मदद की ज़रूरत है। मगर कुछ जो किफ़ायती सदस्य, उत्तरी सदस्य ऑस्ट्रिया, स्वीडन, डेनमार्क आदि हैं, नीदरलैंड समेत, उनका मानना ये था कि जो लोग फजूल खर्ची के आदी हैं उनको इतनी आसानी से अनुदान नहीं मिलना चाहिए, उनको कड़ी शर्तों पर ऋण मिलना चाहिए और उस ऋण के साथ शर्तें ये होनी चाहिए कि वो अपनी राजनीतिक प्रणाली में, अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करेंगे। इसका कट्टर विरोध वो देश कर रहे थे जो हाल ही में सदस्य बने हैं यूरोपीय समुदाय के कुछ ही वर्ष पहले, और वो पूर्वी यूरोपीय देश हैं जिनके ऊपर साम्यवादी प्रभाव आज तक है, जिनका मानवाधिकारों की रक्षा के बारे में रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी पश्चिमी अर्थव्यवस्था में मिलने से अब तक बहुत आसानी से समर्थ नहीं रही हैं। उनका कहना है कि वो संप्रभु राज्य हैं और किसी भी दूसरे देश को उनको ये राय देने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी आंतरिक राजनीति कैसे संचालित करें या अपनी अर्थव्यवस्था कैसे चलाना चाहें। एक पक्ष ये भी था कि जर्मनी ये दबाव डालता रहा है कि पोलैंड हो, हंगरी हो, कुछ इन देशों को ये आश्वासन देना चाहिए कि निकट भविष्य में ये कार्बन प्रसरण पर रोक लगाएंगे। मगर इन राज्यों का ये मानना है कि चूंकि उनके पास प्रचुर मात्रा में कोयला है, कोयले का उपयोग वो करते रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि आज विकसित जो देश पश्चिमी हैं यूरोप के, वो उनको ये राय न दें, जबकि अपना विकास वो उस जीवाश्म ईंधनों से, फॉसिल फ्यूल से कर चुके हैं। तो ये दो तीन टकराव के मुद्दे हैं जो चले आ रहे थे और एक तरह से शतरंज की बिसात में जो जीत की स्थिति होती है वो चल रही थी। कई लोग बार उत्तेजना में अपना आपा खो बैठे फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने मेज़ बड़ी ज़ोर से थपथपाया और थोड़ा मजाक करते हुए हंगरी के प्रतिनिधि ने कहा, पोलैंड के प्रतिनिधि ने कहा कि जो लोग रात को चैन से सो नहीं पाते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं, इसलिए हमको इससे खास चिंता का विषय नहीं है। आखिर में लोगों को सही रास्ता नज़र आ ही जाता है, वो समझौता कर ही लेते हैं। तो जो समझौता ब्रसेल्स में हुआ उसमें लगता ऐसा है कि समर्पण उस खेमे ने किया है जिसका नेतृत्व एंजेला मार्केल कर रही थी और फ्रांस उनके साथ था। अर्थात जो दो बड़ी ताकतें, जिनमें एक वीटो संपन्न ताकत सुरक्षा परिषद की है, उन्होंने उन देशों के तर्कों के आगे झुकना स्वीकार किया जो न तो बहुत बड़े राज्य स्वयं हैं, न जिनकी कोई वैसी आस्था, प्रतिबद्धता उन यूरोपीय मूल्यों के प्रति है जिनका प्रतिनिधित्व यूरोपीय समुदाय करता है। वो जनतंत्र हो, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, वो कानून का राज हो, वो मानवाधिकार हो, वो पर्यावरण का संरक्षण हो। तो कहीं न कहीं उस धनराशि में कटौती की गई जो अनुदान के रूप में ज़रूरतमंद देशों को मिलना था। उसमें कहीं न कहीं ये बात स्वीकार की गई कि जो अगले 7 वर्ष का बजट होगा यूरोपीय समुदाय का, उसमें जो अंशदान उन देशों का था जो पूर्वी यूरोप के देश थे, उसमें कुछ कटौती होगी। तो उनको दो तरफ का फ़ायदा हुआ, उनको अंशदान भी मिला अनुदान का, और उनका जो अंशदान होता था यूरोपीय समुदाय के बजट के लिए उसमें भी कटौती की गई। तो ये धक्का भी कहीं ना कहीं इसकी भरपाई करनी पड़ेगी जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े संपन्न देशों को ही, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद जो दबाव पड़ना है यूरोपीय समुदाय की साझी की अर्थव्यवस्था पर, उससे निकलने का मार्ग इनको आपस में ही ढूंढना है। और कहीं न कहीं जो ये तर्क है कि यूरोपीय समुदाय तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल हुआ इस समझौते के बाद, मगर इस समझौते के बाद हम ये मानकर चलें कि समस्या का समाधान हो गया है, तो ऐसा नहीं हुआ है। ये तनाव भविष्य में फिर प्रकट हो सकते हैं और ये लेन देन की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके अलावा जो बात सोचने लायक है वो ये है कि इस समस्या के तात्कालिक निराकरण के बाद क्या राजनयिक प्रक्षेप रहेगा यूरोपीय समुदाय का और बड़े देशों का। उनके ऊपर भी ये दबाव है कि वो चीन के साथ, जो चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे है, उसके साथ कोई सौदा तय न करें। जर्मनी का टेलीकॉम, डॉयचे टेलीकॉम, इससे बहुत परेशान है और जर्मनी की चांसलर का रवैया चीन के प्रति यूरोप के अन्य देशों की तुलना में वैसे भी थोड़ा नरम रहा है। मगर किस सीमा तक वो ट्रंप के दबाव को झेल सकती हैं? अब तक उन्होंने ट्रंप के दबाव को झेला है, मगर यूरोपीय समुदाय का नेतृत्व अगले 2 साल तक उनके पास रहेगा। मगर जर्मनी में उनकी स्थिति बिल्कुल पूर्णतः निरापद नहीं समझी जा सकती है। जर्मनी में भी नवनाजीवादी, रंगभेदी, नस्लवादी तत्व सर उठाने लगे हैं। कभी कभी आतंकवादी हिंसा का विस्फोट होता है और सामाजिक तनाव वहाँ भी हैं।
हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था सबसे समर्थ अर्थव्यवस्था यूरोप की है, मगर वो भी कोरोना से बिल्कुल अप्रभावित हो ऐसा नहीं है। और फ्रांस में मैक्रोन को तो फिर से नारंगी बनियान पहने जो लोग उनका विरोध करते थे, संगठित श्रमिक जो उनसे बड़े नाराज़ हैं, उनका सामना करना पड़ा है। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को अभी हाल में बर्खास्त कर एक नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है, मगर उसके बाद भी उनकी स्थिति निरापद बिल्कुल पूरी तरह से नहीं मानी जा सकती है। ब्रेक्सिट का जो असर यूरोपीय समुदाय पर पड़ेगा वो अपनी जगह पर है। तो क्या यूरोप का कोई भी बड़ा देश, फ्रांस या जर्मनी, चीन के साथ मुठभेड़ के तेवर अपना सकता है, या अमेरिका के अभाव में उसके साथ कोई सामरिक चुनौती जो चीन की है उसका मुकाबला कर सकता है? ये सोचने लायक होगा। अमेरिका पर भी भले ही चीन के बहिष्कार का, आर्थिक बहिष्कार का, वाणिज्य युद्ध का प्रभाव पड़ेगा, मगर वो इस धक्के को यूरोपीय देशों की तुलना में कहीं बेहतर बर्दाश्त कर सकता है। आने वाले दिनों में ये देखने लायक होगा कि किस तरह का रवैया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यूरोप की महाशक्तियाँ, फ्रांस और जर्मनी तथा यूरोपीय समुदाय एक एकीकृत समूह और संगठन के रूप में देता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुतेरेस ने एक बहुत ज़ोरदार भाषण दिया जो काफ़ी चर्चित रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने नया कुछ कहा हो, मगर जिन कठोर शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया उससे लोगों को लगा कि इस बार वो चाहते हैं कि उनके शब्दों पर लोग ध्यान दें और शायद उसका कुछ असर हो। उनका विषय था विश्व में गैर बराबरी, और उनका कहना था कि विश्व भले ही आज कोरोना संकट से जूझ रहा है, संसार के अनेक कोनों में रक्त रंजित गृहयुद्ध चल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इनकी जड़ में जो बात है वो गैर बराबरी है। और जितनी भयंकर विभीषिका कोरोना वायरस की भी सामने आई है, उससे एक ही बात उजागर हुई है कि संसार कितनी बुरी तरह विभाजित है, अमीरों में और गरीबों में, अश्वेतों में और गोरों में, और जो संपन्न देश हैं उनमें और विपन्न देश में। उनका यहाँ तक कहना था कि 25-26 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो संपत्ति है वो संसार की आधी आबादी की कुल संपत्ति के बराबर पहुँचती है। अब विडंबना इसमें ये है कि ये आंकड़े ऐसे नहीं हैं जो लोगों को पता नहीं थे। जिस तरह से लोग मरे हैं कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्रिटेन में क्यों ना हो, चाहे वो यूरोप के अन्य विकसित देशों में, इटली आदि में क्यों ना हो, फ्रांस में क्यों ना हो, वहाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा उनकी है जो अभावग्रस्त हैं, जो अश्वेत हैं, जो मलिन बस्तियों में रहते हैं। और इसके साथ ये बात भी प्रमाणित हुई है कि जो संपन्न अमृत समृद्ध लोग हैं वो भी इस बीमारी की चपेट में इसलिए घातक रूप से आए हैं कि जो स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था है उसका इतनी बुरी तरह निजीकरण, व्यावसायीकरण हुआ है कि बीमे के आधार पर वो चलती है, मुकदमेबाजी डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर चलती है, औषध कंपनियां कितना मुनाफा कमाती हैं। तो सब कुछ एक बाजार के तर्क के अनुसार जब चलता है तो मानवीय मूल्यों का क्षय होता है और वो स्थितियां पैदा होती हैं जो विस्फोटक होती हैं। हम भूल जाते हैं कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में कितनी तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है और कितने लोग मर रहे हैं। वहाँ गृहयुद्ध में मरने वालों की संख्या हमें आसानी से याद नहीं आती। हाँ, जब बाढ़ की चपेट की बात होती है तो आप देखें कि दक्षिण एशिया में ही असम में जब 30 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आते हैं तब लोगों को यह आंकड़ा समझ में आता है कि इस प्राकृतिक आपदा में फंसने वालों की संख्या अब तक के जो सरकारी आंकड़े कोविड के हैं उनसे लगभग 3 गुना बैठ रही है। और ब्राज़ील में जो मरने वालों की संख्या है वो लगभग अमेरिका के संक्रमित लोगों के पास पहुंच रही है और मरने वालों की संख्या भी पास में पहुंच रही है। और फिर यहाँ उस गैर बराबरी का जिक्र जब होता है, जब वैक्सीन बन रही है तो चर्चा ये हो रहा है कि रूस हो या चीन सेंधमारी कर रहा है उस खोज में जो वैक्सीन पूंजीवादी देशों में निर्मित हो रही है। वहाँ ये चर्चा हो रहा है कि अमेरिका बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों खुराक उस वैक्सीन की खरीद लेगा अपने रक्षा कर्मियों के बचाव के लिए, अपने सैनिकों के बचाव के लिए, अपने संपन्न नागरिकों के बचाव के लिए। और जो किसी भी औषधि का उल्लेख होता है उसकी कालाबाजारी तत्काल शुरू हो जाती है। मगर जिस समस्या का उल्लेख गुतेरेस कर रहे थे वो इससे ज़्यादा बड़ी है। जो गैर बराबरी की समस्या है उसके साथ जुड़ी समस्या कुपोषण की है, उसके साथ जुड़ी समस्या वैश्विक महामारी के अतिरिक्त उन बीमारियों की है जो लाइलाज नहीं है मगर जिनका इलाज कराने में वो सारे रोगी असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास खाने को ही पैसा नहीं है। और वो समस्या है कि वहाँ डॉक्टर भी नहीं पहुँच सकता है क्योंकि आधारभूत ढांचा नहीं है, सड़कें नहीं हैं। लूट पाट अराजकता की जो स्थिति है वो उसकी जड़ में
कहीं ना कहीं गैर बराबरी है। मगर जिस बात से लोगों को कुछ असमंजस हुआ वो ये था कि गैर बराबरी का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वयं करता है, जिसके सदस्यों में बराबरी नहीं है। सुरक्षा परिषद के जो वीटो संपन्न सदस्य हैं वो किसी भी जनहितकारी फैसले में अड़ंगा लगा सकते हैं, उसमें रुकावट पेश कर सकते हैं और किसी भी बहस को आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं। और कहीं न कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के विकास में एक मिथक प्रतिष्ठित हुआ है कि सभी संप्रभु राज्य बराबर होते हैं, तो ये कौन इस बात को मानेगा कि अमेरिका और रूस और चीन या यूरोपीय समुदाय के बड़े सदस्यों की या भारत जैसे विशाल देश की या इंडोनेशिया या ब्राज़ील की कोई बराबरी कोई छोटा प्रशांत महाद्वीप का सूक्ष्म द्वीप कर सकता है, या कोई भूमिबद्ध राज्य चाहे वो अफगानिस्तान हो या लाओस हो। तो किसी भी देश का अवमूल्यन करना, उसके हमको ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं हमारे पैर ज़मीनी हकीकत पर टिके रहने चाहिए कि जब हम विषमता की बात करते हैं तो हम किस विषमता की बात कर रहे हैं। हम नस्लवादी विषमता की बात कर रहे हैं, हम आर्थिक विषमता की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, या हम राजनीतिक अधिकारों से वंचित एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जहां गैर बराबरी के विरुद्ध संघर्ष भी नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो जुड़ी हैं जनतांत्रिक व्यवस्था से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, मानवीय अधिकारों से, कहीं न कहीं बुनियादी तौर पर समाज में व्याप्त विषमता से जुड़ी हैं और जिसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं बाजार की व्यवस्था है, भूमंडलीकरण का कुरूप चेहरा है, जिसको संरक्षण प्रदान करती रही हैं स्वयं संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं। इजराइल के जुझारू नेता बेंजामिन नेतन्याहू इस बात के लिए कमर कस चुके थे कि वो फिलिस्तीनियों की उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेंगे, उसे इजराइल में मिला लेंगे। कब्ज़ा तो पहले से ही उनका था, जहां उन्होंने कुछ यहूदी शरणार्थियों को बसाया है। और विडंबना यह है कि उन्होंने फिलिस्तीनियों को तो उनके घर से खदेड़ कर दुनिया भर में शरणार्थी बना दिया है और वो इजरायली शरणार्थियों को वहाँ बसा कर इस ज़मीन को अपने में मिलाना चाहते थे। अब दिक्कत ये है कि इस समय एकाएक नेतन्याहू खुद एक संकट में फंस गए हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप हैं जो काफ़ी अरसे से लगाए जाते रहे हैं, जिनको वो नकारते रहे हैं। मगर इस बार ऐसा लगता है कि उनको सामना करना पड़ेगा इन आक्षेपों आरोपों का अदालत में, और उनकी अपनी स्थिति संसद में भी बहुत निरापद नहीं मानी जा सकती है। विचित्र बात यह है कि पिछले वर्षों में बारंबार चुनाव के बावजूद कोई एक राजनीतिक दल इजराइल में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सरकार नहीं बना सका है। वहाँ गठबंधन सरकार ही बनती रही हैं। और विचित्र बात यह है कि राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने के नाम पर कई प्रतिपक्षी दल जो एक दूसरे की नीति से आमूलचूल विरोधी हैं आपस में सहयोग करते हैं और सरकार बनाते हैं। मगर इसमें जिसे अंग्रेजी मुहावरे में पाउंड ऑफ फ्लेश कहते हैं कि अपने हिस्से का लूट खसोट का हिस्सा सब कुछ चाहते हैं, और जो इन समझौतों के बाद सरकार बनती है वो उसमें ये मौका सिर्फ नेतन्याहू जैसे नेता को मिलता है जो अपनी स्थिति को निरापद बना के रख सके और ये कहे कि मेरे अलावा कोई पूरे देश को एक नहीं रख सकता है। मगर इजराइल में एक और उनके विरुद्ध आक्रोश भड़कता रहा है कि इजराइल की जो युवा जनता है वो चाहती है कि शांति का कुछ लाभ उसे मिले। वो अब तक एक बिल्कुल घेराबंद सरकार के घेराबंद राज्य के नागरिक के रूप में रहती है और उनको शांति का लाभांश नहीं मिल सका है। वो अनुशासित हैं, वो तकनीकी रूप से बहुत कुशल हैं, मगर वो ये भी चाहते हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ शांति और सद्भाव से रहें। उनमें से कई युवा इजरायलियों की सहानुभूति फिलिस्तीनियों के साथ है जिन्हें वो उत्पीड़ित और शोषित मानते हैं। वो इस तरह का जोखिम उठाकर रहने को तैयार नहीं है कि कोई आतंकवादी आत्मघाती हमला उन पर कर दे और वो इसी की चिंता में रहे कि उनकी सुरक्षा कैसे होती है, कोई प्रक्षेपास्त्र फिलिस्तीनी भेज दें और वो अपने तलघरों में छुपने को बाध्य हो जाएं। तो ये जो शांति की ललक इजराइल की नई पीढ़ी में है, जिसको मुखर करते हुए वहाँ की युवा पीढ़ी कई बार प्रदर्शन कर चुकी है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल पूर्णता भले ही न भी हो मगर कमोबेश इजरायली समाज एक पश्चिमी जनतंत्र के तरह का समाज है। तो कहीं ना कहीं जो इजरायली है उनके बारे में हमें इजरायली देश के बारे में ये जानने की समझने की ज़रूरत है कि उनकी गहराई बहुत कम है। वो एक छोटा सा देश है जो चारों तरफ से अरब शत्रुओं से घिरा है। अब तक वो उस छोटे से द्वीप ने सागर के ज्वार की लहरों का मुकाबला हमेशा बखूबी किया है, अपने अरब शत्रुओं को बारंबार पराजित किया है। मगर कब तक वो ऐसा कर सकता है? जब वो किसी वैश्विक महामारी की चपेट में होता है, जब आंतरिक असंतोष या असहमति के स्वर
वहाँ मुखर हो रहे हों, जब भ्रष्टाचार के आरोप सर्वोच्च नेता पर लग रहे हों, तब कितनी देर तक इजराइल का राजनय प्रभावशाली हो सकता है, अन्यत्र ये सोचने लायक बात है। भारत के लिए ये विषय इसलिए अधिक गंभीर है कि हाल के वर्षों में इजराइल के साथ हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ और आत्मीय हुए हैं। खुफिया जानकारियों का लेन देन हुआ है, हमने सैनिक सामान की खरीद इजराइल से की है, और कई जो बिल्कुल सीमांती शोध के क्षेत्र हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के, उनमें हमारा सहकार इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल ने इस बारे में पूरी समझदारी दर्शाई है कि भारत के जो भी सामरिक संबंध, साझेदारी, व्यापार सऊदी अरब से हैं, खाड़ी देशों से हैं, अबू धाबी और अमीरात से हैं, उनकी राह में वो कभी आड़े नहीं आना चाहता है। वो इस बात को समझता है कि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा की पूर्ति के लिए इन देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने हैं, और जिस बात ने इस बात को पुख्ता किया है उसका एक कारण शायद यह भी है कि अमेरिका के करीब आने के कारण भारत और इजराइल के संबंध भी बेहतर हुए हैं, खासकर जब इजराइल के जानलेवा शत्रु ईरान से दूरी भारत ने बढ़ाई है। मगर तब भी भारत के लिए यह सोचना फ़ायदेमंद होगा कि किसी एक सरकार, एक दल और एक नेता के आधार पर हम इजराइल के साथ अपने संबंधों की बुनियाद को कितना पक्का समझ सकते हैं। अफ्रीका के उत्तरी छोर पर लीबिया में जो गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ एक तरह का अनौपचारिक युद्ध विराम पिछले हफ्ते तक चल रहा था। कोई भी दल ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि उसने विपक्षी का युद्ध विराम का प्रस्ताव माना है, मगर शांति वहाँ अंशतः लौट रही थी। हफ्तार लीबिया की घेराबंदी छोड़कर पीछे हट रहे थे, सिर्त के हवाई अड्डे पर उनका नियंत्रण नहीं रह गया था, और ऐसा लग रहा था कि कुछ समय के लिए हिंसा रुक गई है। पर इसी बीच मिशन ने अपनी संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी फौजों को देश के बाहर भी तैनात कर सकती है, खासकर पश्चिमी सीमा पर। इसका इशारा साफ था कि इन फौजों की तैनाती, मिस्र की सेना की तैनाती लीबिया में होगी, और लीबिया के गृह युद्ध में मिस्र और फ्रांस एक ओर हैं, तुर्की दूसरी ओर है, और जो बागी हफ्तार हैं उनके पक्ष में मिस्र काम कर रहा है। जो मान्यता प्राप्त सरकार गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड है, जिसको तुर्की समर्थन दे रही है, उसका नियंत्रण सिर्फ त्रिपोली तक में है। त्रिपोली राजधानी है, मगर जो तेल के भंडार हैं, तेल के कूप हैं, वो पूर्वी हिस्से में देश के हैं, जिस पर अधिकार हफ्तार का है, और वहीं तेल संशोधन यंत्र हैं, और वहाँ से हवाई अड्डे पर नियंत्रण करने के लिए एक बार दोबारा लड़ाई शुरू हो रही है। जो सरकार मान्यता प्राप्त है उसके सैनिकों ने सिर्त की ओर प्रस्थान शुरू कर दिया है, और निश्चय ही हफ्तार चुपचाप ये देखते नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको इस हवाई अड्डे पर नियंत्रण भी चाहिए, और उनको उन बंदरगाहों तक पहुंच भी चाहिए जहां से तेल का निर्यात लीबिया का बाहर को हो सकता है। तो जितने ही प्रतिबंध निषेध उन पर लगाए जाएं, ये मान्यता वाला प्रश्न जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का है, ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि इसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। बाहरी ताकतें हस्तक्षेप इच्छानुसार कर सकती हैं। रूस ने अब तक कोई संकेत नहीं दिया है कि वो अपने भाड़े के सैनिकों को यहाँ से हटाएगा, या हफ्तार को जो वायुसेना का समर्थन दे रहा है अचिन्हित विमानों का उसमें कोई कमी कटौती करेगा। तो ये देखने लायक होगा कि कब तक तुर्की, जो अफ्रीकी महाद्वीप से बाहर की एक शक्ति है और पारंपरिक रूप से यहाँ सक्रिय नहीं रही है राजनयिक या सामरिक दृष्टि से, कब तक यहाँ बरकरार रह सकती है और मिस्र का मुकाबला कर सकती है, और कब तक मिस्र और फ्रांस मान्यता प्राप्त सरकार को रोक सकते हैं। यह सब इस पर निर्भर करेगा कि हफ्तार का प्रदर्शन सैनिक मोर्चे पर कैसा रहता है। जब सारी दुनिया का ध्यान लीबिया के विरुद्ध लगा हुआ था, तब अफ्रीका के इसी कोने में कुछ आत्मघाती जिहादी हिंसा ऐसी चल रही थी जिससे यहाँ के देश बहुत परेशान काफ़ी समय से हैं। नाइजीरिया में बोको हराम ने वहाँ की सेना के 25 सैनिकों को हलाक कर दिया, और 25 की तो लाशें बरामद हुई हैं। माना यह जाता है कि इससे कहीं अधिक तादाद में सैनिक मारे गए थे, और सरकार ने फिर एक बार पहले की तरह घोषणा की है कि इस जघन्य अपराध के आरोपियों को दंडित किया जाएगा। मगर हकीकत यह है कि नाइजीरिया की सरकार ने कुछ इलाके को खाली छोड़ दिया है इन इस्लामी आतंकवादियों के लिए, जो सीरिया से हटने के बाद अफ्रीका के दुर्गम स्थल में पुनः अपने को ठिकाना बनाते रहे, ठिकाने ढूंढते रहे, शरण बनाते रहे, आपस में मेलजोल करते रहे, नाम बदलते रहे, और जो पास पड़ोस में हिंसा होती है उसके कारण उनको हथियार भी मिलते रहते हैं, विदेशी समर्थन भी मिलता रहता है, और वो एक जगह से दूसरे देश के बीच की जो सीमाएं हैं जो बहुत अच्छी तरह नियंत्रित नहीं हैं,
एक जगह एक आतंकवादी हरकत को अंजाम देने के बाद दूसरी जगह चले जा सकते हैं। और जो बाहरी शक्तियां हैं वो अपने सामरिक राष्ट्र हितों के स्वार्थों के रक्षा में इन तत्वों का फ़ायदा उठाते हैं, कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं परोक्ष रूप से। तो ऐसा नहीं जान पड़ता है कि अफ्रीका में इस इस्लामी आतंकवादी संकट पर नियंत्रण भविष्य में बहुत शीघ्र कोई भी सरकार रख सकेगी। जहाँ तक दक्षिण एशिया में भारत की सरहद पर संकट का सवाल है, वो काफ़ी जटिल आज भी बना ही हुआ है। लद्दाख में प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद रक्षा मंत्री ने यात्रा की, वो बिल्कुल मोर्चे के निकट तक पहुँचे और उन्होंने जायज़ा लिया जो सेनाएं आगे पीछे हट रही हैं उसका। मगर उन्होंने दो टूक बात जो कही वह यह थी कि भले ही हम शांति चाहते हैं, हम शांति के पुजारी रहे हैं, हमने कभी किसी दूसरे देश की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की है, हम भारत एक स्वाभिमानी देश है, वो अपनी ज़मीन का एक इंच टुकड़ा भी किसी आक्रमणकारी को कब्जा करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि संवाद चल रहा है, तनाव घटाने की कोशिश हो रही है, मगर यह भी कहा कि मैं ये कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं कि सारे प्रयास सफल ही होंगे। हमें आशा करनी चाहिए सबसे अच्छे भविष्य की, मगर तैयार रहना चाहिए बुरे के लिए भी। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने यह भी सुझाया, जो सामरिक विशेषज्ञ हैं, कि चीन की यह सिर्फ पैतरेबाजी है लद्दाख में गलवान घाटी में एक छोटा सा हमला अतिक्रमण करने की। उसका असली इरादा तो पूर्वी सीमांत पर अरुणाचल के आसपास, सिक्किम के आसपास, जहां से हमारा ध्यान इस वक्त बटा हुआ है, वहां एक बड़ा व्यापक दबाव डालने वाला हमला करने का है, अतिक्रमण करने का है। दूसरी ओर जो हमारे सामरिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि भारत इसके लिए तैयार है। उन्होंने नेहरू का एक उदाहरण दिया और विडंबना ये थी कि जो नेहरू शांतिप्रिय थे, जिनकी चीन नीति आज भी चर्चित और विवादास्पद है, उसी कारण हम आज इस दुखद स्थिति तक पहुँचे हैं। नेहरू ने कहीं एक बार कहा था कि यदि हम ज़मीन पर अपना आधिपत्य प्रभावित करना चाहते हैं, प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, तो हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन आसमान में भी करना होगा और सागर की लहरों पर भी करना होगा। इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पर भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू जहाज खरीदे हैं जो लद्दाख में तैनात किए जा रहे हैं, प्रक्षेपास्त्र किए हैं जो आकाश पर हमारी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने में समर्थ हैं। दक्षिण चीनी सागर में, हिंद महासागर में दो बड़े बड़े अमेरिकी विमान वाहक पोतों के साथ, निमित्ज और रीगन के साथ भारतीय नौसेना के जहाज भी गश्त लगा रहे हैं। और ये गश्त लगा रहे हैं उस अंतर्राष्ट्रीय जलराशि पर जिस पर चीन अपना दावा करता है और बाकी दुनिया का मानना है कि ये एक अबाध अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जिस पर चलने का अधिकार सबको है। जब तक दो बड़े बड़े अमेरिकी विमान वाहक पोत हमारे बगल में चल रहे हैं तब तो हम अपने को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। मगर क्या यह भारतीय नौसेना द्वारा सागर की लहरों पर अपना प्रभुत्व प्रदर्शित सफलतापूर्वक करता है? जिस दिन हमारे जहाज अकेले यहाँ गश्त लगाते हैं तो क्या यदि वो वियतनाम जाते हैं, उसको संरक्षण प्रदान करते हैं उन द्वीपों में जिस पर कब्जा करने की कोशिश चीन कर रहा है, या फिलीपींस में, या इन देशों के साथ सागर के गर्भ में छुपे तेल या खनिज संपदा के दोहन में सहकार की बात करते हैं, तब क्या हमारी नौसेना प्रभावशाली साबित हो सकती है अपनी रक्षा के लिए? और इन देशों के मछुआरों की जिन नावों को त्रस्त करते हैं कोस्ट गार्ड के रूप में चीनी एक छद्म वेशधारी नौसैनिक, उनमें हम कितना समर्थ हो सकते हैं, ये देखने लायक बात होगी। जब तक अमेरिकी विमान वाहक पोत इस इलाके में है तब तक निश्चय ही चीन अमेरिका के साथ सीधे युद्ध के टकराव का कोई खतरा मोल लेने वाला नहीं है। अन्यत्र भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो चिंता का विषय है। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली अपनी जिह्वा पर संयम नहीं रख पाते हैं। उन्होंने फिर एक बार भड़काऊ बयान दिया कि अयोध्या नेपाल में है, राम की जन्मभूमि नेपाल है, राम नेपाली थे, और जिसको लेकर थोड़ा आहत होना भारत के भक्त धर्मवीर समाज का तो था ही, मगर जो सांस्कृतिक परंपरा है उसके बारे में ये कहना कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है, उत्पीड़न किया है नेपाल का, बाद में कितनी लिपापोती भले ही नेपाल के विदेश मंत्रालय ने की, ये नहीं हुई। मगर इसकी जो प्रतिक्रिया भारत में हुई वो भी अवांछनीय थी। एक निरीह नेपाली नागरिक का सर मुड़वा दिया गया क्योंकि उसके प्रधानमंत्री ने कुछ अशोभनीय बातें कही थी। मगर इससे ज़्यादा चिंताजनक बात ये थी कि चीन के भड़काने पर
आज भी नेपाल की जो सरकार है वो इस तरह की कुछ गतिविधियां कर रही है या अपने सैनिकों पर नियंत्रण नहीं कर रही है। भारत नेपाल सीमा पर बिहार में किशनगंज में सरहद पार से गोलाबारी में एक भारतीय नागरिक की जान गई है, जिससे उत्तेजना भड़की है। और हाँ, जो हास्यास्पद बात है वो ये है कि नेपाल से प्रेरणा लेकर श्रीलंका में भी पुनर्व्याख्या रामायण की शुरू हो गई है। और मिथकों में जीने वाले किसी व्यक्ति ने ये सवाल उठाया है कि रावण के पास यदि विमान था तो वो किस वायुमार्ग से जाता था, और उस वायुमार्ग पर, उस आकाश पर के हिस्से पर अधिकार किसका था, आधिपत्य किसका था, श्रीलंका का या पड़ोसी भारत का, या श्रीलंका कहाँ थी, इसका भी विवाद निकट भविष्य में पैदा हो सकता है। हमें लगता है कि जो लोग चोटी के पदों पर सरकार पे हैं उनको वाणी का संयम प्रदर्शित करना चाहिए, वो नेपाल में हो या भारत में हो। और जो धार्मिक सांस्कृतिक भावनाएं हैं इनको इस तरह से नहीं उभरने देना चाहिए कि वो दोनों देशों के राष्ट्रहितों को नुकसान पहुँचाएं। हाँ, एक बात सोचने लायक गंभीरता से ज़रूर है कि इस पूरे उपमहाद्वीप में जो साझे की सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक विरासत है, कलाओं की विरासत है, साहित्य भाषा बोलियों की विरासत है, उसमें तो हम साझेदारी की बात करें और फिर साथ साथ हम ये भी दावा पेश करें कि आज जो संप्रभु देश हैं उनके हितों का टकराव ऐसा है कि इस साझे की विरासत से उसकी रक्षा नहीं हो सकती, उनमें तालमेल नहीं बैठाया जा सकता। तो हमें कहीं न कहीं इतिहास, वर्तमान और भविष्य के रिश्ते की पड़ताल यथार्थवादी तरीके से करनी होगी और दूरदर्शी तरीके से अपने राजनय को संचालित करना होगा। इस सप्ताह यही हम सर्वेक्षण आपके लिए लाए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले सप्ताह हम इसे और समृद्ध संपन्न बनाकर आपके लिए लाएं। हम दुनिया के सभी महाद्वीपों की यात्रा करेंगे, उस प्रमुख घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रेरित कर सकें कि आप स्वयं उन घटनाओं का विश्लेषण अपने नज़रिए से भारत के राष्ट्र के हित के संदर्भ में कर सकें। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में आप अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें कि किस तरह हम इस प्रस्तुति को आपके लिए अधिक उपयोगी और बेहतर बना सकते हैं। अगले सप्ताह आपके साथ मुलाकात होने तक विदा दीजिए।